आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपने रीजेंट का लेक्चर नंबर 0। अब अपने आप में ही अजीब लग रहा है कि सर आखिरकार ये लेक्चर नंबर 0 आपने क्यों रखा है, सब लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको इस लेक्चर को एकदम वैसे ही पढ़ा सकता था जैसे सब लोग क्लासिफिकेशन करके सिखाना स्टार्ट करते हैं कि रिएजेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और ऑर्गनोमेट्रिक। लेकिन अब हमें यहाँ पर सबसे पहले आज बात करनी है, हमें उस पॉइंट पर बात करनी है कि आखिरकार वो क्या वजह है जिस वजह से आपको रिएजेंट वाला टॉपिक कभी समझ ही नहीं आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आता क्या है और आपको अब आना क्या क्या चाहिए। एकदम सिस्टमेटिक वे हम लोग यहाँ से इसी बात से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 12th क्लास की केमिस्ट्री को हम लोग एमएससी की केमिस्ट्री से जोड़ेंगे। सुनने में भी अजीब लग रहा होगा कि सर अच्छा 12th क्लास की केमिस्ट्री को एमएससी से जोड़ोगे, तो हाँ जी बिल्कुल। तो मैं आपका ये जो लेक्चर है आज वो पूरा एकदम जो रिएजेंट्स की झिझक होती ना कि यार सर पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं, हमें आज तक समझ में नहीं आया, हमने इतने सारे यूट्यूब चैनल देख लिए, हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन हमें चीज़ों को एकदम अच्छे से कॉन्साइज और वैसा करना नहीं आया जैसा एग्जाम में पूछता है। तो अब सुनिएगा, अब हम चीज़ों को एकदम अलग तरीके से देखेंगे, हमारा नज़रिया भी बिल्कुल एकदम अलग होगा। कैसे, तो सुनिए। आप लोगों ने, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने रिएजेंट्स में LiAlH4 का नाम सुना है, तो अब एकदम ईमानदारी दिखानी है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि सुना भी है फिर भी मना कर रहे हो नहीं सुना, पक्का सुना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो भी सुना होगा 12th क्लास में, और अगर आप एमएससी के हो तो पक्का ही सुना होगा, IITM का एग्जाम दे के आ रहे होंगे। ऐसे ही आपने क्या NaBH4 का नाम भी सुना है, बिल्कुल। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम भी सुना है। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने PCC रिएजेंट का नाम सुना है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मतलब मैं अपनी कहानी को यहाँ से ही शुरू करना चाहता हूँ। ये आपने जो तीनों ही रिएजेंट हैं, ये आपने पक्की बात है 12th क्लास में पक्का सुना होगा। अब सर आखिरकार आप बताना क्या चाहते हो वो समझाइए। तो मैं एक एक करके रिएजेंट को उठाता हूं और उसको 12th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेट करता हूं एमएससी की केमिस्ट्री से, कि आखिरकार आपने जो पहले पढ़ा था वो अब किस तरीके से रूप ले चुका है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सबसे पहले आपसे LiAlH4 से बात करता हूं, आप सभी को पता है LiAlH4 क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमें अभी बिल्कुल भी नहीं पता ये रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है, ऑर्गनोमेट्रिक है। मैं तो मान लेता हूं नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं और पूछूं कि बताइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो आप सामने सबस्ट्रेट बना रहे हो, इस सबस्ट्रेट में कीटोन है। मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर कीटोन एज अ फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। और मैं पूछूं यहाँ पर जो भी एरो के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, रिएजेंट होता है, और उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, LiAlH4 रख दिया। और अब आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमने तो इसको ऐसे रटा था, CH3C डबल बॉन्ड हटाओ, OH और H लगाओ, और यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इतनी बातें तो आपको अपनी 12th क्लास की याद होनी ही चाहिए कि जहाँ पर जब भी आप कीटोन के सामने या कार्बोनिल कंपाउंड के सामने LiAlH4 लेते थे तो एल्कोहल बन जाता था। अब इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। अगर आपको यहाँ से भी बेसिक से रिएजेंट समझ नहीं आएगा तो फिर आपको अपनी चीज़ों पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो अगर मैं आपसे पूछूँ तो आखिरकार यहाँ से यहाँ तक देखने पर आपको क्या लग रहा है, कीटोन से अल्कोहल में आपको किस चीज की कमी आ रही है। देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड O है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन में कमी आई है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ जाने पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सॉरी। और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन एक अलग से चमक रहा होगा, देखो अलग से चमक रहा है, तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उस ही रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो अब मैं आपसे पूछूं क्या ये रिएक्शन रिडक्शन है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल सर। अगर ये रिडक्शन रिएक्शन है तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है किसने करवाया। अब आप खुद बताइए रिडक्शन किसने करवाया, तो आप बोलोगे सर एजेंट ने करवाया। और उस एजेंट को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां से मेरे पास बिल्कुल पूरी बात समझ में आ रही है कि सर आखिरकार ये जो LiAlH4 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मैंने आपको ये बोला था कि हमें नहीं पता ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट है, लेकिन अब हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है कि सर ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और इतना आपको आ भी चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, थोड़ी सी और आगे मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूं और इस बार मैं क्वेश्चन लेता हूं और यहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा कुछ ऐड करता हूं। ये सेम कहानी है और मैं दोबारा से लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 और यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, देखना ध्यान से, LiAlH4 THF और यहां पर लिखता हूं मैं LiAlH4 और यहां पर H2O। मेरा आप लोगों से सवाल, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आपने जो चेंज किया है यहाँ पर मतलब स्लैश लाके पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा सा डाल दिया है। तो आप में से थोड़े से अगर जो समझदार लोग हैं तो वो बोलेंगे सर ये सॉल्वेंट है, और अगर थोड़े से और समझदार लोग हैं तो वो बोलेंगे सर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो मैं बोलूँगा हाँ जी बिल्कुल एकदम सही बात है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और वहीं पर जो समझदार लोग हैं ये H2O है, तो यहाँ पर ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। अब मेरा सवाल कि बताइए आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आंसर क्या होगा? आंसर तो वही होगा। यहाँ पर अगर आपने कोई सॉल्वेंट दिख दिया तो सॉल्वेंट तो मीडियम का काम करता है, और अगर मीडियम का काम करेगा तो वो कुछ ऐसे चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास आंसर अभी भी वही आना चाहिए, CH3COH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए, CH3COH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। और मैं बोलूँगा यहाँ पर ये हो चुका है बिल्कुल गलत। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो आपने 12th क्लास में सीखा था अब आप धीमे धीमे हाई लेवल पे जा रहे हो। ये ऑलमोस्ट आप BSc लेवल पे सीख रखे होगे, अगर नहीं भी सीखे तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये बनेगा ही नहीं, बल्कि इस केस में एसिड बेस रिएक्शन होगी जहाँ पर H2 गैस का लिबरेशन होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो मतलब यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जब LiAlH4 एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ आता है तो उस केस में हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन नहीं होती है। और हमें बहुत अच्छे से पता है एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब अब आप लोग जो आधे से ज्यादा गलती करते हो वो यहीं पर गलती करते हो। अब खुद पॉइंट समझो, क्या यहाँ पर रिएजेंट की कोई गलती है? नहीं, आपके कॉन्सेप्ट जो आपने सही तरीके से नहीं पढ़े उसकी गलती है। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही मन कर रहा है, और चलो मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ इस तरीके से। अब मेरे लिखने का तरीका देखना, मैं फर्स्ट में लिखता हूँ LiAlH4 और मैं सेकंड पे लिखता हूँ H2। अब बोलोगे सर क्या इसमें और इसमें फर्क है? मैं बोलूँगा हाँ जी बिल्कुल। इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर माना जाएगा कि एक साथ है, और यहाँ पर माना जाएगा पहले LiAlH4 आया उसके बाद H2O आया। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्यूटी है उसी को समझना है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो टीचर छोटी क्लास में नहीं समझाते हैं वही हमें समझनी है। मतलब जो हमारे बीच में गैप बना है, हम 12th में थे, MSc में आ चुके हैं, जो बीच में ये जो गैप है इस गैप को फिल करना है मेरे थ्रू। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस ओरिएंटेशन लेक्चर में ऐसा सिखाऊं कि आप ये सीख जाओ कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाता हर कोई रिएजेंट है, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन आपने कितना सीखा, कितना समझ में आया, इस पे जरूरी बात आपको ध्यान देनी है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अब पूछूंगा आंसर क्या है, तो अब आप बोलोगे सर आंसर अब आपका हो जाएगा CH3COH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। तो कितने मजे वाली बात है। जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो पता नहीं क्या ही कुछ हो रहा था, जब हमने इस तरीके को थोड़ा सा लिखने से चेंज कर दिया तो देखो क्या बन गया। मतलब यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का दिक्कत नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को आप यहाँ पर बोर्ड पर समझने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पर एक एक बात का बहुत गहरा मतलब होता है, उसी मतलब को हमें ढूंढना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको LiAlH4 के बारे में इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम अपने थोड़े से लेवल को और आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि आखिरकार हम इसको कैसे टच करते हैं अपने MSc के पोर्शन के साथ। तो अब हम थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने और थोड़ा सा हायर की तरफ बढ़ाते हैं। देखो अभी तक हमने दो बातें सीख चुकी हैं। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आ जाए, आपके पास दोबारा से वही सबस्ट्रेट है, मैं सबस्ट्रेट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आपने आज तक ऐसे ही पढ़ा है और आपको इसी को देखने की आदत है। मैं जैसे ही इसमें थोड़ा सा अजीब सा कर दूंगा आप बोलोगे सर पता नहीं आपने क्या बना दिया। जब हमने ऐसे किया और अब आपके सामने क्या आ जाए, देखो ध्यान देखना, पहले केस में आ जाए LiAlH4 और सेकंड केस में आ जाए D2O।
है ना, कुछ आइसोटोपिक्स वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब इस बार पहले केस में आ जाए LiAlD4 और दूसरे केस में आ जाए H2O, और लास्ट वाले केस में हमारे पास क्या आ जाए LiAlD4 और लास्ट वाले केस में भी D2O आ जाए। मतलब जब ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे तो आखिरकार सर हमारा आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के लिए, ऐसे आंसर करने के लिए आपको कुल मिला के पता होना चाहिए कि आखिरकार LiAlH4 का मैकेनिज्म क्या होता है। मतलब अभी तक आपने 12th क्लास में जब तक थे तब तक आपने सिर्फ LiAlH4 के बारे में एक बात जानी कि ये कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस करता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक रटी, डबल बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ। उससे थोड़ा सा हायर गए तो आपने वहां पर उसको याद करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की LiAlH4 की, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ कभी भी नहीं लेते, उसको अलग लेते हैं, उसके लिखने का तरीका समझा। जब वहां से भी आप थोड़ा आगे निकल गए तो अब आपको यहां पर अटकाना शुरू कर दिया। तो ये एक लेवल है, रिएजेंट मेरे पास अभी भी एक ही है LiAlH4, लेकिन ये एक एक लेवल ऊपर जाते जा रहा है क्वेश्चन, और इन्हीं लेवल को हमें बहुत अच्छे से समझना और सीखना है कि रिएजेंट तो एक ही है लेकिन हमारे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। और यही आप लोग के साथ होता है, आप बस LiAlH4 देखते हो क्या कर रहा है, बस खत्म। आप ये नहीं देखते कि उसके लेवल कैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। तो इन्हीं लेवल को हम अपने इस सफर के दौरान सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म को बताता हूं तो थोड़ी सी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, और मुझे बताना मैकेनिज्म की जब बात करूंगा तो कहां से क्या आने वाला है। देखो आपके सामने क्या है, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। अगर मैं LiAlH4 की बात करता हूं तो क्या मैं LiAlH4 को Li प्लस AlH3 और इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से देखो Li प्लस AlH4 माइनस, यहां पर इस तरीके से पूरे पर क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, और वो हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। हमें अच्छे से पता है जो कार्बनी कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो सामने से क्या आता है, हाइड्राइड। मतलब ये जो आपको इतना बड़ा LiAlH4 दिख रहा है, कुल मिला के यहाँ से सिर्फ निकलने वाली स्पीसीज होती है H माइनस H माइनस H माइनस H माइनस। ये बात आपको समझनी है कि ये LiAlH4 तो है लेकिन यहां से निकल क्या रहा है, H माइनस। अगर H माइनस निकल रहा है तो अटैक भी H माइनस करेगा, तो कार्बन की 5 बॉन्ड नहीं हो सकती, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा और आपके पास बन जाएगा CH3C, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अब आपने जो ये सेकंड केस में करवाया है इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं वर्कअप। वर्कअप का मतलब हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो भी कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसको न्यूट्रल में बदलने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लेके आ चुके हो, इस वाले केस में D2O, तो हम D2O ही लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से O माइनस क्या कर लेगा, इस D को भगा ले जाएगा। तो आपके पास फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, CH3C, यहाँ पर OD और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। तो अब कुल मिला के समझ में आ रही है सारी बात कि सर ये जो H था, H ये कहाँ से आया है, ये रिएजेंट से आया है। किससे आया है, रिएजेंट बोले तो LiAlH4 से आया है। और सर बोले तो ये जो OD है, OD ये कहाँ से आया है, ये आपके पास वर्क अप से आया है। किससे आया है, वर्क अप से आया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो अब आप ये सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए स्पीड में करते हैं, ये वाला हमने कर दिया, अब इसकी बात करते हैं। बताइएगा यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं ऐसे कर सकता हूँ, CH3C, यहाँ पर इस तरीके से 2 बॉन्ड, यहाँ पर CH3। अब मुझे बताइए LiAlD4, तो यहाँ से D आया होगा, देखो देखो D है यहाँ पर D, अरे H नहीं है तो D है, तो D आ गया। और इस वाले केस में H2 है तो यहाँ से क्या आया होगा, वो H आया होगा। कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझा फिर तो वही करना है जो एक बार सीख जाओ, करना क्या होता है फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। इस वाले केस में देखो क्या होगा, CH3 यहाँ पर C, इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर भी D हो जाएगा और यहाँ पर भी OD हो जाएगा, और आपके पास ऐसा आंसर आ जाएगा। तो बात इतनी सी है, जो भी चीज़ पढ़ो एकदम डिटेल में पढ़ो, उसकी मैकेनिज्म, उसके कंडीशंस, उसके देखने का नज़रिया। ये देखिए आप पता नहीं आज तक LiAlH4 को किस नज़रों से देखते होगे, मैं हमेशा इसको H माइनस की नज़रों से देखता हूँ। इसका मात्र रोल है H माइनस दे जाओ और कहीं भी चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ किससे है, इस H माइनस से है। क्या बात समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जोड़ते हैं जो आपके हाई लेवल पे होती है। मान लो अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करते
हैं या एंट्री करवाते हैं NaBH4 की भी। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा NaBH4 के बारे में, बहुत अच्छे चर्चे होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। जब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। यहाँ पर आपने C डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ पर आपने इस तरीके से C डबल बॉन्ड O ET ले लिया। आपके पास यहाँ पर आपने LiAlH4 ले लिया और आपके पास आपने यहाँ पर NaBH4 ले लिया। अब आपका सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि सर आपने यहाँ पर वाटर वगैरह सेकेंडरी स्टेप में लिखा। तो अब वो समझदारी वाली बात है, जैसे जैसे हम हर क्लास में जाते हैं वैसे वैसे सामने वाला हमसे उम्मीद करता है कि हम वर्कअप खुद करवाएंगे। हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्कअप खुद करवाना पड़ता है। अब अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अब आप करोगे क्या। ये कीटोन है, कीटोन, ये आपके पास एस्टर है। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है, कीटोन। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जब LiAlH4 होता है तो LiAlH4 में क्या होता है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में होता है और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यह वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यही आपने पढ़ा होगा कि LiAlH4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन NaBH4 सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यही तो वो रीज़न होता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब हमें पता होनी चाहिए कि यदि किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर उस कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन होगी और कौन से की नहीं होगी। जब एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं या दो होते हैं और एक ही का रिडक्शन होता है, उसको हम कीमो सेलेक्टिविटी कहते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बस हमने नाम दे दिया। तो अगर मैं इस वाले केस में आंसर बताऊंगा तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर दोनों का ही रिडक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और इस वाले केस में यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में सिर्फ एक ही का रिडक्शन होगा, मतलब यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O ET ही बना रहेगा। तो हम बोलेंगे सर ये जो केस हुआ है ये केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमो सेलेक्टिविटी। तो अगर अब आपसे मैं पूछूं क्या आप कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब समझ पा रहे हो, तो आप बोलोगे सर यदि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का नहीं हो पा रहा है उसकी प्रेजेंस में, तो हम उसी को कीमो सेलेक्टिविटी कहते हैं। अब यही लेवल है, हम इस लेवल को आगे बढ़ाना है। मैं आपको भी कोई रिजेंट नहीं पढ़ा रहा, आपने जो अभी तक 12th में पढ़ा हुआ है उन्हीं बातों को मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं कि किस तरीके से चीजों को हम जोड़ने वाले हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने इस लेवल की तरफ तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से रेशियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी से जोड़ने वाले हैं। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को जारी रखते हैं। तो हम लोगों ने अभी यही बात की। देखो अब मैं एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। हमारे पास दोबारा से वही रिएजेंट है C डबल बॉन्ड O और यहां पर OET, एस्टर और कीटोन। अब इस बार मैं आपसे कुछ एक नया कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं, मुझे बताइएगा। आप लोगों ने यहाँ पर LiAlH4 ले लिया, लेकिन आपने जो LiAlH4 लिया है वो कितना लिया है, 1 मोल लिया है, ठीक है। और इस वाले केस में भी आपने LiAlH4 क्या लिया है, 1 मोल लिया है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपके सामने ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, एस्टर है। एस्टर जो होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो हम बोलेंगे क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। अब आप बोलोगे सर ये आखिरकार आपने इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक और लेस रिएक्टिव कैसे बोला। तो देखो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म कर देगा। और इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर मैं LiAlH4 का 1 मोल लूंगा तो आप बोलोगे सर 1 मोल अगर लोगे तो यहाँ पर कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH H और COOET इसी तरीके से बना रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने पिछले केस में LiAlH4 को एक्सेस में मान के चला था, जब मेंशन ना किया हो तो एक्सेस मान के चलिए। और जब यहाँ पर मैंने जैसे ही 1 मोल लिया, आपने क्या किया, आपने कीटोन को यहाँ पर रिडक्शन कर दिया और एस्टर का रिडक्शन छोड़ दिया, क्योंकि एस्टर लेस रिएक्टिव है, कीटोन मोर रिएक्टिव है। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब अगर मैं दोबारा से LiAlH4 1 मोल लेना चाहता हूं और इस बार
बार मैं कीटोन का रिडक्शन ही ना होने दूं और यहाँ पर मैं एस्टर का रिडक्शन करके एल्कोहल में बना दूं, तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सर आखिरकार हुआ कैसे कि यहाँ पर जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका रिडक्शन नहीं हुआ, वो तो एज इट इज़ वैसा ही बना है और यहाँ पर उसका रिडक्शन हो गया जो कि लेस रिएक्टिव है। तो सुनिएगा, इसके पीछे जो कहानी छुपी है, बहुत अच्छे से सुनिए, इसके पीछे जो कहानी छुपी है उस कहानी को एक नया चैप्टर दे दिया गया है, प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटजी फॉर फंक्शनल ग्रुप। मतलब कहीं ना कहीं इस वाले पूरे कार्यक्रम के दौरान इस कीटोन को जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्टिंग केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी पढ़नी है। देखो मैं आपको फिर बार बार वही समझा रहा हूँ, आपने जो 12th में पढ़ा था वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नया नया ऐड करते हुए। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको प्रोटेक्टिंग फंक्शन की कहानी या स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। और आपको अच्छे से पता है कि जब हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं या डायोल के साथ करवाते हैं, तो जो 1,2 डायोल होते हैं वो क्या कर देते हैं, इस कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसकी कहानी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये छुपा क्या है। और जरा ध्यान से देखोगे, ये हमें यही तो बता रहा है कि कब कौन कहां अटैक करेगा। पहले अटैक किस पर किया, कीटोन पर किया, अब अटैक किस पर किया, एस्टर पर किया। हमने ऐसी स्थिति ही उत्पन्न कर दी। तो अगर हमारे पास किसी एक कंपाउंड में दो अलग अलग रीजन हो और दोनों ही अलग अलग रीजन में अलग अलग कंडीशन में अटैक हो रहा हो, तो हम इसी को बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यही जो आपके पास कंडीशन आ रही है सेलेक्टिविटी की, इसी को हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। तो क्या आपको कीमो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? रीजियो वर्ड आया रीजन से, मतलब कहाँ। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में कीटोन में हो रहा है और इस वाले केस में एस्टर में हो रहा है। इसके पीछे की कहानी हमने बात कर चुकी है, प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर फंक्शनल ग्रुप में छुपी हुई, जिसको हम डिटेल में रिजल्ट्स में पढ़ रहे होंगे। अब एक लास्ट बात और करना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आपके पास Me है, यहाँ पर आपके पास Me है और ध्यान से देखना, ध्यान से। और अगर आपके पास LiAlH4 आ जाए और आपके पास LiAlH4 आ जाए, अब आप बोलोगे सर करना क्या चाहते हो? तो सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान आंसर है, हमने अभी भी किया, डबल बॉन्ड O हटाओ, OH और H लगाओ और यहाँ तो Me एज इट इज रहेगा और यहाँ पर भी Me रहेगा। तो सुनिए, ये जो आपने सोच लगाई है वो एकदम 12th क्लास का जो बच्चा होता है उसी की तरह लगाई है। 12th क्लास वाला बच्चा होगा ना, उसकी तरह आपने सोचा है। लेकिन अब आप थोड़े से बड़े हो चुके हो, मतलब आपको MSc वाले बच्चे की तरह सोचना है कि सर आखिरकार MSc जो बच्चा होगा वो कैसे सोचेगा, वो ऐसे सोचेगा कि इसकी सर स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सुनना, यहाँ पर Me, यहाँ पर Me, यहाँ पर Me और यहाँ पर OH और यहाँ पर H। फंस गए ना? अब आप बोलोगे सर आखिरकार ये कैसे हो गया? तो हमने बोला ये जो आपने सोच लगाई थी 12th क्लास के बच्चे की तरह लगाई थी, लेकिन अब आपको इस तरीके से सोचना है। तो कहने का मतलब जो तीसरी बात जिस पे हमें फोकस करना है वो हमारे पास होती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो कुल मिला के हमारे पास 3 तरह की सेलेक्टिविटी होती हैं पूरी की पूरी रिएजेंट केमिस्ट्री में। एक सबसे पहले होती है कीमो सेलेक्टिविटी, दूसरी होती है रीजियो सेलेक्टिविटी और तीसरी होती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सुनिएगा, कीमो सेलेक्टिविटी ये बोलती है कि कौन सा वाला होगा, रीजियो सेलेक्टिविटी ये बोलती है कहाँ होगा और स्टीरियो सेलेक्टिविटी ये बोलती है कैसे होगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? इस ही पूरी केमिस्ट्री को हमें स्टडी करना है रिएजेंट केमिस्ट्री के साथ। तो ये हमने बात की अभी LiAlH4 और NaBH4। अब हम एक छोटा सा और बात करते हैं PCC। तो देखो किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को एकदम बेसिक से एकदम हायर तक जोड़ रहे हैं। आप भले ही 12th के बच्चे क्यों ना हो, अगर मेरे से जुड़े हो, अगर वो इस चीज़ को देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रही होगी कि सर बताना क्या चाहते हैं। ऐसे ही आप जो MSc और BSc में हैं, आप भी इस बात पे ध्यान दो कि आखिरकार रिएजेंट केमिस्ट्री में ऐसा क्या है।
तो आपको सबसे पहले रिजेंट को देखना आना चाहिए जिस तरीके से वो लिखा रहता है, फिर आपको उसको कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं पीसीसी। आपने अच्छे से पढ़ा है पीसीसी क्या करता है, तो अब आप सोच रहे हो पता नहीं सर पीसीसी में नया क्या बताएंगे, तो वो नया ही हर जगह ढूंढना है। आप जब भी रिजेंट केमिस्ट्री ढूंढ रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आखिरकार इसमें नया क्या है, नया क्या है, उसको मैं कैसे अपने क्वेश्चंस में रिलेट करूंगा। और जब रिजेंट केमिस्ट्री पढ़ते हो तो जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आपको रिजेंट याद रहेंगे, जितना बार बार उनका रोल याद रहेगा, उतना आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए पीसीसी की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पीसीसी की कि आखिरकार अब पीसीसी में किस तरीके से अपने 12th क्लास के कॉन्सेप्ट को हायर से रिलेट करने वाले हैं। देखो अगर मैं पीसीसी की बात करता हूं तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, यदि आपके पास कोई 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 डिग्री एल्कोहल के सामने यदि आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हो, KMnO4 वगैरह, K2Cr2 वगैरह, तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में। ये बात आप सबको अच्छे से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर यदि आपको 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ही कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाना है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए जो हमारे पास रिएजेंट होता है उस रिएजेंट का नाम ही होता है पीसीसी। तो सबसे पहले पीसीसी का फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जहां पर पिरिडीन होता है, CrO3 होता है और HCl होता है। अब इतनी बात हो चुकी है, तो सुनो, ये बात तो हमारी पुरानी बात है, 12th क्लास की बात है, लेकिन सर अब आखिरकार कैसे इसको नया बताने वाले हो। तो इतनी कंडीशन पता है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा हायर क्लास में आ चुके हो तो ये पता होना चाहिए, ऐसे ही 2 डिग्री एल्कोहल के सामने यदि पीसीसी हो तो ये किसको कन्वर्ट करता है, कीटोन में कन्वर्ट करता है। ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आधे तो सोच रहे होंगे अच्छा सर ये 2 डिग्री एल्कोहल के साथ भी कीटोन को बनाता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो यही तो नई नई बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आप छोटे क्लास में होते हो तो आपकी सोच को कहीं ना कहीं रोका जाता है ना, नहीं तो चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर जाओगे। तो यहाँ पर आप इसके लिए स्पेशली लेते थे जोन्स रिजेंट, याद आया, आप लोग बोलते थे जोन्स रिजेंट जो होता है वो 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में बदलता है। वहीं अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल हो और मैं पीसीसी लेके आ जाऊँ तो आपको पता है इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन ही हम नहीं कर पाएंगे। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो अब आप मेरा पॉइंट समझो जो मैं बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास ऐसा कि इस तरीके से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है OH और यहाँ पर है OH और सामने है आपके पास पहले स्टेप में ZnCu CH2I2 और सेकंड स्टेप में है आपके पास PCC। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और ये आपके नेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। अब आपका सबसे पहला सवाल ये है कि सर हम तो आधे लोग तो यहीं अटक जाएंगे। तो सुनो, यहाँ से आप एक बात लिख लो कि रिएजेंट का सवाल कभी भी अकेले नहीं आता, वो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट और नेम रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके आता है। मतलब कोई भी रिएजेंट का सवाल बनेगा वो अपने साथ 3-4 कॉन्सेप्ट लेके ही आएगा, या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का लेके आएगा, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का लेके आएगा, या फिर नेम रिएक्शन का लेके आएगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ जो नेम रिएक्शन के सवाल होते हैं वो ज़्यादातर नेम रिएक्शन के रिएजेंट्स पे ही बनते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये ZnCuI2S2 आपने नाम सुना होगा सिमोन स्मिथ रिएक्शन, सिमोन स्मिथ रिएक्शन। और सिमोन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता है एल्कीन पर। तो हम सबसे पहले यही काम कर देंगे, क्या कर देंगे, इस डबल बॉन्ड पे साइक्लोप्रोपेन का रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। इतनी जानकारी आपकी होनी चाहिए। अब फिर चाहे आप अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन कर सको सिमोन स्मिथ के, और आप अगर यहीं पर क्लिक नहीं कर पा रहे तो आपके नेम रिएक्शन का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा नाम से रिएक्शन मत रटा करो, रिएक्शन से नाम रटा करो। हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए तब जाके नाम याद आना चाहिए। आपको क्या होता है, उल्टा होता है, नाम पहले याद होता है और रिएक्शन का रिएजेंट पता नहीं होता। हम नेम रिएक्शन में डिटेल में बात करेंगे। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पर क्या है, OH है, और देखो यहाँ पर क्या मैं PCC ले रहा हूँ तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता हूँ, 2 OH हैं तो किसी को भी कर दो। जैसे ही करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब आपको ये कोई बताने नहीं आएगा। अब आप इतने बड़े स्टूडेंट हो चुके हो, इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ हो चुकी है, तो आपको पता है ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक कर देगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो अब कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, अब आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा, OH
प्लस ऐसे यहाँ पर O- और यहाँ पर H। अब आपको पता है ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पागल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आते ही, तो ये O- इसके H+ को भगा ले जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, अभी भी हमारे पास सिस्टम में पीसीसी है, आधे लोग तो आंसर यही करके आ रहे होंगे, लेकिन अभी भी सिस्टम में पीसीसी है और आपके पास इस जगह 2 डिग्री अल्कोहल है और मैंने अभी भी बताया 2 डिग्री अल्कोहल का ये कीटोन में ऑक्सीडेशन करता है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो फाइनल आंसर आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या कुछ मजा आया आपको? कुल मिला के इस आधे घंटे के लेक्चर में समझ में क्या आ रहा है कि हम लोगों ने अपने 12th क्लास के 3 रिएजेंट्स उठाए, LiAlH4, NaBH4, PCC। आप सभी सहमत हो कि LiAlH4, NaBH4, PCC तीनों ही 12th क्लास के हैं। अब मैंने किस तरीके से इसको आगे आने वाले BSc और MSc के सिलेबस से रिलेट किया, आपको बस यही जो रिलेट मैं कर रहा हूँ इसी रिलेट को भूलना नहीं है, किस तरीके से हमें चीज़ों को कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना है। और रिएजेंट सच बताऊँ कुछ भी ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आप तो इनको एकदम जैसे होता ना कि आप पहले कॉपी पर एक वो गेम खेलते थे पेन से ऐसे मारने वाला और आपके पास अलग अलग डिफरेंट होते थे, तो आप खुश होते थे, पता नहीं अलग अलग उसमें चीज़ें होती थी, याद नहीं आ रहा। वैसे ही आप रिएजेंट्स को अपना हथियार मानिए कि जैसे जैसे अलग अलग रिएजेंट्स आएंगे वैसे वैसे ये फंक्शन को हम उसमें इंटर कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम इसमें कर देंगे। तो आप जब तक इसको एज अ गेम नहीं सोचोगे, आप जब तक इसको एज अ वर्डन सोचोगे कि ये तो एक तरह से वर्डन है, इतने सारे रिएजेंट इतने सारे कैसे याद होंगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप इसको गेम की तरह सोचो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ गेम। जब तक गेम की तरह नहीं खेलोगे तब तक आप बार बार हार जाओगे। आप खेलने के लिए इसको देखने की कोशिश करो। ये जो अप्रोच में डेवलप करवा रहा हूं, ऐसे पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन करवाऊंगा। जब रिजेंट्स पढ़ाऊंगा तो असली में रिजेंट्स तो आना है और क्वेश्चन करवाना है, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से हम रिजेंट्स याद करें। हर कोई क्या करता है, रिजेंट्स की थोड़ी पढ़ा देता है, थ्योरी पढ़ के क्या होगा, हमें क्वेश्चंस करने हैं। और कहाँ के, एकदम बेसिक से एकदम नेट गेट लेवल के सारे प्रेशर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बस आप पेशेंस रखिए। तो अब आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, इस सीरीज को रेगुलर देखिएगा। दूसरी चीज़, कहीं और से कुछ मत देखिएगा। अगर आप 3-4 जगह से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, सिर्फ एक ही जगह से देखिए, यकीन मानिए सब जगह इकट्ठा करके यहीं दे दूंगा। अगली चीज़, जब आपने इतना सब देखोगे तो देखते देखते आपको इनको अपने माइंड में कॉन्साइज करते जाना है। जैसे मैं फिट कर रखा हूँ वैसे ही आपको धीमे धीमे करना है। एक दिन में नहीं होता, मुझे पता है, एक सीरीज होती है। आपने एक बार पढ़ के खत्म किया, दोबारा से रिवीजन करो, तिबारा से रिवीजन करो, वही क्वेश्चन देखो, वही कॉन्सेप्ट देखो, वही बातें देखो। जब 3-4-5 बार कर लोगे फिर कुछ नए नए क्वेश्चन देखो। हमेशा कोशिश करना जो रिजेंट्स आपके सामने चर्चित हैं उनकी बातें ज़्यादा पढ़ा करो। जो कोई नया, आप हमेशा पता क्या करते हो, LiAlH4 की सारी बातें छोड़कर आप तो कुछ नया ढूंढते हो कि कोई नया रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए जो बाकी किसी को ना पता हो, टीचरों को भी ना पता हो, नॉर्मल बुक में भी ना दिया हो। उससे क्या करोगे, दूसरों से पूछोगे, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करोगे। हमेशा जो एग्जाम में होते हैं वो फेमस रिजेंट से सवाल ज़्यादा आते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर सवाल होते हैं जहाँ पर वे कुछ ऐसे रिजेंट्स देते हैं जो कोई नहीं कर पाता। तो आपको सवाल पहले मैक्सिमम सवाल वो करने हैं जो आपसे बनने चाहिए और आपसे हो भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस ओरिएंटेशन लेक्चर में रिजेंट्स की ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मेरे तरीके से चलिए, मेरे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करिए और यहीं पर सब कुछ होने वाला है। तो अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप सभी लोग, ये आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और किस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई इस लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।